हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 और 2 जून के करंट अफेयर की, क्योंकि जून माह का पहला वीडियो लेक्चर है, तो इसलिए आज हम केवल 1 और 2 जून की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। 1 और 2 जून की करंट अफेयर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या पुलिस सीआरपीएफ कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि कुछ लोग हमसे कहते हैं कि क्या ये आईएएस पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन के केवल लेवल बदलते हैं, क्वेश्चन के तरीके बदलते हैं, बाकी करंट अफेयर तो करंट अफेयर है, वो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। लेकिन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। शेयर इसलिए क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और चैनल नया है, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा चैनल आगे बढ़ेगा, इसलिए शेयर जरूर करें। और हाँ, आज वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम लोग जून माह के हर एक इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात करेंगे कि जून माह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस पड़ते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 1 जून को। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं पहली बार विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। पहली बार विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया। विश्व दुग्ध दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका केवल इतना सा उद्देश्य है कि लोगों को दुग्ध और दुग्ध के उत्पादों के बारे में, महत्व के बारे में जागरूक करना है कि दूध हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, दूध के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लाइफ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए बताना है उनको। बस इसी के लिए, जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। लेकिन और भारत में बात की जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। और श्वेत क्रांति भारत में एक आई थी 70 के दशक में। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति में दूध का उत्पादन बढ़ा था बहुत तेज़ी से, एक अभियान के तहत। वो अभियान चलाया किसने था? वो अभियान चलाया डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। तो वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर ही इस दिवस को मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप कट गया थोड़ा सा, विश्व दिवस लिखा, दुग्ध नहीं लिखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु निम्न में से कौन सी योजना शुरू की? इसका सही आंसर है मुद्रा शिशु ऋण योजना। अब मुद्रा शिशु ऋण योजना क्या है और कैसे वर्क करती है, इसको देखते हैं। बात करते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ की पैकेज की दूसरी किस्त, अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, जिसकी किस्त वाइज घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। और उसी की दूसरी किस्त के तहत इस मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की गई है। मुद्रा शिशु ऋण के तहत क्या होता है, इसको देखते हैं। पहले समझते हैं मुद्रा ऋण क्या है। मुद्रा ऋण योजना क्या है? इस योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें 3 तरह के लोन होते हैं। पहला लोन कौन सा है? शिशु लोन, जिसे अभी आप करें मुद्रा शिशु ऋण लोन, सॉरी मुद्रा शिशु ऋण जो कह रहे हैं आप, वही चीज़ है ये। तो इसमें पहले में क्या होता है, 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। दूसरा है किशोर लोन, जिसे आप कह सकते हैं मुद्रा किशोर ऋण योजना। तो इसके तहत 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तीसरा है तरुण लोन, जिसके तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ये मेनली मध्यम वर्ग के उद्योग के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया, वह किस बीमारी से पीड़ित थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको मिल सकता है। तो बात की जाए तो किस बीमारी की वजह से इनका निधन हुआ है, तो उनको अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि वो कोविड-19 से ग्रसित थे या कोविड-19 से पीड़ित थे। अब और क्या हो सकता है इनके बारे में जानकारी वाला तथ्य, उसको देखते हैं। वाजिद खान को कोरोना संक्रमण और किडनी की बीमारी थी, यानी इनको किडनी की बीमारी थी। जब ये चेकअप करवाने गए तो वहाँ पे इनका कोविड-19 टेस्ट भी किया गया, तो वहाँ भी इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और जिसके बाद इनकी हफ्तों भर एडमिट रहे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। किडनी के इलाज के दौरान इनका टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। ठीक है। संगीतकार के रूप में अगर इनकी बात की जाए तो साजिद और वाजिद की जोड़ी बहुत फेमस थी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और साजिद वाजिद ने सबसे पहले साल 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में संगीत दिया था।
उन्होंने साल 1999 में सोनू निगम के एल्बम दीवाना के लिए भी संगीत दिया था। ये एक म्यूजिक कंपोजर थे जो विभिन्न फिल्मों में, अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनकी जोड़ी बहुत मशहूर थी। आप साजिद की तस्वीर और वाजिद की तस्वीर एक साथ और अलग अलग भी देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में लगी हुई है। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है रविशंकर प्रसाद ने। अभी आर्टिफिशियल पोर्टल लॉन्च करने की ज़रूरत क्या थी? रविशंकर प्रसाद भारत के कौन से मंत्रिमंडल से संबंधित हैं? तो रविशंकर प्रसाद ने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल भारत में उभरती प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों और नए घटनाक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। यानी इस पोर्टल पर उभरती हुई जो प्रौद्योगिकी है उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी और जो जानकारी आप उससे चाहते हैं इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। बात करें रविशंकर प्रसाद की, तो रविशंकर प्रसाद सूचना प्रौद्योगिकी, IT और कानून मंत्री हैं भारत सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना है और आप रोहित शर्मा सभी परिचित होंगे। कुछ और पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे, उसकी भी चर्चा करते हैं आगे। पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने वर्ष 2019 में विश्व कप में 5 शतक लगाए थे। विश्व कप में 5 शतक लगाए थे और BCCI ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इन्हें चुना है। अन्य की बात करें, BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन, दीप्ति शर्मा। कौन कौन? ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा। ये तीनों नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। नगद पुरस्कार कितना दिया था? 7,50,000 और प्रथम विजेता कौन है? विश्वनाथ आनंद। और आप वो पुरस्कार कैसा होता है, साइड में आप पिक्चर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? इसका सही आंसर है वियतनाम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है वियतनाम में। आइए उसको आगे देखते हैं। देखिए, वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक मंदिर की खुदाई के दौरान बलुआ पत्थर से निर्मित, किस पत्थर से? बलुआ पत्थर से निर्मित 1100 साल, यहाँ पे थोड़ा सा कटा फिर, 1100 साल पुराना निर्मित जो है एक शिवलिंग मिला है। शिवलिंग की तस्वीर आप साइड में देख सकते हैं। अब यहाँ पे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात आई है तो उसकी बात देख लेते हैं। उसकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी एशियाई विकास बैंक भारत के किस राज्य को $177 मिलियन का ऋण प्रदान करेगी सड़कों के सुधार के लिए? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अब और इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए इस ऋण की मदद से महाराष्ट्र के 2 प्रमुख जिलों की सड़कें 450 किलोमीटर की 11 राजमार्ग, 450 किलोमीटर के 11 राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जिला मुख्यालय और औद्योगिक क्षेत्र की और कृषि क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्र के सड़कों में सुधार किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो भी क्षेत्र आते हैं। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की। एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। मुख्यालय मिडुलोंग सिटी, फिलीपींस में है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मसत सुगहु असाकवा और सदस्य देश हैं इसके 68। और अगर आप इसका देखना चाहें
लोगो कैसा है इसका, तो आप लोगो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौट रहे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत क्या हो रहा है इसको देखते हैं। आइए बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश के सभी कुशल श्रमिकों को एक मंच पर लाया जाए। कुशल श्रमिकों को एक मंच पर लाया जाए, जिसके पश्चात उन्हें लोगों के साथ जोड़ा जाए और कौशल का उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें कौशल की आवश्यकता है। यानी क्या होगा यहाँ पे जो फैक्ट्री वाले हैं या जो भी जहाँ जिनको एक कुशल कारीगर की या कुशल श्रमिक की ज़रूरत है, उनके पास इनको सीधे संपर्क में लाया जाएगा। इस प्रकार राज्य सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच, यानी जो श्रमिक हैं और जो नियोक्ता जो इनको जॉब देंगे, उनके बीच एक सेतु का काम करेगी, क्योंकि यही सरकार के माध्यम से ही ये मजदूर और ये फैक्ट्री वाले या जिनको आवश्यकता है मजदूर की वो जुड़ पाएंगे। तो उसके बीच सरकार सेतु का काम कर रही है, इसीलिए इस योजना का नाम रोजगार सेतु योजना रखा गया है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की हमने पहले ही बहुत ढेर सारी चर्चाएं कर रखी हैं। मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत ढेर सारी योजनाएं लॉन्च कर रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश को कभी इग्नोर मत करिएगा। अब अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अब अगर मध्य प्रदेश में प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं, तो जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना, रेडियो योजना, FIR आपके द्वार योजना, ये सारी नई नई योजनाएं लॉन्च की हैं। हमने पिछले वीडियोज़ में हर एक के बारे में चर्चा कर रखी है। यहाँ फिलहाल फिर भी बता देते हैं। जीवन अमृत योजना जो है उसमें एक त्रिकूट चूर्ण का वितरण किया जाएगा, जो 2 लाख लोगों तक पहुँचाने का लक्ष्य है। ये केवल इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए ये चूर्ण है। और जीवन शक्ति योजना में क्या है, जीवन शक्ति योजना में मध्य प्रदेश की महिलाएँ एक मास्क का निर्माण करेंगी, जो 11 रुपये में सरकार को उपलब्ध करवाएंगी और वो सरकार फिर जनता में लाएगा उसको। अब बात करें संकल्प योजना की। संकल्प योजना के तहत क्या है, जो वृद्ध लोग हैं मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ, जो वृद्ध प्रदेशवासी हैं, वो अपनी दवा अपने किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी से अपना दवा का पर्चा भेजकर अपनी दवा अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और रेडियो स्कूल की बात करके, रेडियो स्कूल एक लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला जा रहा है। FIR की बात करें, FIR आपके द्वार योजना क्या है, इसमें जो बड़ी समस्याएँ हैं उनको तो नहीं, लेकिन जो छोटी समस्याएँ हैं उनके लिए FIR डायल 100 वाहन में ही FIR दर्ज कर दिया जाएगा। और इसके लिए किसी विशेष अधिकारी से सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैटर गंभीर है यानी मामला बड़ा है तो उसके लिए उच्च अधिकारी से सलाह लेना जरूरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर है गोवा। गोवा सरकार ने अब उनके यहाँ आने वाले जो यात्री हैं, उनके यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं, उनके लिए कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा क्यों किया उसने? तो गोवा सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए अपने यहाँ आने वाले व्यक्तियों को 48 घंटे का कोविड-19 प्रमाण पत्र, यानी 48 घंटे पहले का कोविड-19 प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए कर रहा है कि भाई अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने टेस्ट करवाया है, उनमें कोरोना संक्रमण नहीं है। गोवा कोरोना मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है। अब अगर गोवा की बात कर लें तो गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं वहाँ के सत्यपाल मलिक। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो चौथा है। और अगर गोवा का आप मैप में देखना चाहें तो ये छोटा सा गोवा आपको नीचे दिखता है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपका नीचे छोटा सा गोवा है ये। और गोवा किससे किससे सीमाएं बनाता है? तो आपका महाराष्ट्र से और कर्नाटका से, केवल 2 राज्यों से सीमाएं बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को नया FSSAI का CEO नियुक्त किया गया है। तो अरुण सिंघल कौन है? अरुण सिंघल यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं।
आप इनकी तस्वीर बगल में देख सकते हैं। अब FSSAI की बात आई है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानव प्राधिकरण है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। संबंधित मंत्रालय कौन सा है इसका? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये तो हो गया है क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं आप जून माह के कौन से इम्पॉर्टेंट दिवस हैं उनको देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट दिवस में अगर आएँ तो इम्पॉर्टेंट दिवस हमारे हो सकते हैं, देखिए पहला है 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स या विश्व दूध दिवस कहें, और 2 जून को है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे या तेलंगाना गठन दिवस। तेलंगाना सरकार का गठन भी इसी दिन हुआ था, या तेलंगाना राज्य का गठन इसी दिन हुआ था। 3 की बात करें 3 जून की तो विश्व साइकिल दिवस है, और 4 जून का आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आप जानते ही होंगे लगभग। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागरीय दिवस है। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है। 15 जून को विश्व वायु दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। और 17 जून को है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून को है आर्टिस्टिक फ्राइड डे या अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। दोनों दिवस इस दिन पड़ते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें 19 जून को विश्व सिंगल सेल जागरूकता दिवस, और 19 जून को विश्व सिंगल सेल जागरूकता दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। जून का तीसरा रविवार, चाहे जिस दिन पड़े, चाहे वो डेट नहीं उसका मतलब है, सिर्फ रविवार किस दिन पड़ता है? तीसरा रविवार विश्व पिता दिवस मनाया जाता है उस दिन, या विश्व पितृ दिवस कह सकते हैं। और 21 जून की बात करें तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। और 23 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अत्याचार के पीड़ित के समर्थन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन आपको नॉलेजेबल चीज़ें बहुत ढेर सारी मिली हैं। इसलिए अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपकी कोई एडवाइस है, आप कुछ हमें बताना चाहते हैं कि आप वीडियो इस तरीके से बनाइए, हमको इस तरीके से वीडियो चाहिए, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी एडवाइस पर ज़रूर काम करेंगे और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।